फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी सीटेट और टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड होने वाली सारे एग्जाम की तैयारी के लिए ये एक सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं डेली डिस्कस करूंगा आपसे उन सारे प्रश्नों के जो कि पूछे जाते हैं टीचर सिलेक्शन एग्जाम में और किसी भी स्टेट के टेट एग्जामिनेशन में या फिर सीटेट एग्जामिनेशन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, अ टीचर हु फर्मली बिलीव इन सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ ल्यू वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी you prefer for assessing your student? Your options are A, collaborative project, B, standardized test, C, fact based recall questions, D, objective multiple choice type question। जैसे कि आप लोगों ने अपने टीचर से रिलेटेड जो कोर्स किया है, बीएड या फिर डिप्लोमा या एमएड, जो भी आपने कोर्स किया है, तो आपने इस थ्योरी को जरूर पढ़ा होगा, वाइगोस्की की थ्योरी को, जो कि पूरा डील करती है कि एक स्टूडेंट को, एक छात्र को हमें क्या करना चाहिए, उसके लर्निंग के लिए हमें क्या करना है। बीइंग ए टीचर हमें ऐसा करना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट हमारी क्लास में, उनको एक साथ जोड़ करके कोई काम देना चाहिए, यानी कि एक ऐसा काम देना चाहिए जहां पे टीम वर्क हो, उनके अंदर किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो और वो एक साथ रह के कैसे काम कर सकते हैं। तो पूरा जो फोकस वाइगोस्की के थ्योरी का था वो इस टाइप था, यानी कि कलेक्टिव वर्क के ऊपर था। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। यानी कि वाइगोस्की बिलीव करते थे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसमें सब बच्चे मिलकर के एक साथ काम करें, क्योंकि बाद में यही बच्चे सोसाइटी में जाकर के सोसाइटी को लीड करेंगे, जहां उन्हें एक साथ रहना होगा और एक साथ काम करना होगा। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होगा। यानी कि हिंदी में हम बोल सकते हैं सहयोगात्मक परियोजना हो जाएगा, जहां पे एक दूसरे को सहयोग करके बच्चा सीखेगा और बाद में जाकर सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करेगा। चलिए ठीक है, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू कैटर टू द इंडिविजुअल डिफरेंस इन हिज क्लासरूम अ टीचर शुड, योर ऑप्शंस आर, हैव यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वे ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट, सेग्रेगेट and labels to children based on their marks, engage a dialogue with student and value their perspectives, impose strict rules upon his student। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक टीचर जब वो क्लासरूम में टीचिंग करता है तो उसमें बच्चों को अलग से अंतर करने के लिए उसे ही करना चाहिए, जैसा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है कि उसे करना चाहिए कि बिल्कुल एक यूनिफॉर्म मेथड बना देना चाहिए, एक सीधा एक रूल बना देना चाहिए कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, एक स्टैंडर्ड तरीका अपना लेना चाहिए टीचिंग करने का या फिर उसको इवेल्युएट करने का। या दूसरा आपसे बी में जो ऑप्शन से आपसे बोला गया है कि टीचर को करना चाहिए सेग्रीगेट कर देना चाहिए बच्चों को उसके मार्क्स के हिसाब से, यानी कि जिस बच्चे के मार्क्स कम है उसे थोड़ा कम ग्रेड के हिसाब से उसे कम वैल्यू देनी चाहिए, जो बच्चे ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं उसे ज्यादा वैल्यू दे दे। ये बी ऑप्शन कहता है आपसे। सी ऑप्शन आपसे कहता है कि भी एज ए टीचर आपने ऐसा करना चाहिए कि बच्चों के साथ इंगेजमेंट होनी चाहिए टीचर की, कि वो बच्चों से बातचीत करे, उनके प्रोस्पेक्टिव, उनके विचार को, उनके दृष्टिकोण को समझे और फिर उस हिसाब से अपनी टीचिंग को और बच्चों की लर्निंग को उस हिसाब से प्लान करे। तो ये सी ऑप्शन कहता है। तो डी ऑप्शन आपके पास है कि एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, जब हम क्लास में जाते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल एक रूल फॉलो करना चाहिए और बच्चों को भी उसको इम्पोज कर देना चाहिए कि भाई ये रूल है और ऐसे ही फॉलो करना है। तो आपको इसमें से कौन सा सही ऑप्शन लगता है एज ए टीचर को, उसके इंडिविजुअल डिफरेंस को, कि हर बच्चे के अंदर एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, उसको सही से मापने के लिए, उसको सही से केयर करने के लिए मैं क्या करना चाहिए, तो बेस्ट तरीका क्या होगा, तो ये आपको चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि इंगेज करना चाहिए टीचर को खुद को अपने आप को बच्चे के साथ, और बच्चे की जो खुद की जो सोच है, यानी उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसको समझना चाहिए और उसको वैल्यू देना चाहिए। यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ, मतलब असेसमेंट का मतलब है किसी चीज का जो मूल्यांकन होता है, यानी कि इवेल्युएशन होता है, वो पर्पसफुल जब होगी, यानी कि वो मीनिंगफुल जब होगी। ये आपके पास ऑप्शन है, पढ़ते हैं। पहले फर्स्ट ऑप्शन आपके पास, इट induce fear and stress among the student, it serves as a feedback for the student as well as teachers, it is done only once at the end of the year। Your option D says comparative and evaluation are made to differentiate between the students and achievements। अच्छा, अब आपसे ही बोला गया कि भी जो असेसमेंट है वो मीनिंगफुल या पर्पसफुल जब होगी जब वो स्टूडेंट के अंदर फियर क्रिएट कर दे, यानी कि एक अननेसेसरी क्या ना कि तनाव, भय, ये अगर क्रिएट कर देती है तब उस असेसमेंट का कोई फायदा है।
अच्छा, दूसरा आपसे ये कहा जा रहा है बी ऑप्शन में कि असेसमेंट का यानी मूल्यांकन का या फिर इवेल्युएशन का फायदा जब है जब वो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए एक फीडबैक हो, कि भी स्टूडेंट के लिए ये फीडबैक हो कि उसने कितना सीखा, और टीचर के लिए ये फीडबैक हो कि उसने जो पढ़ा है वो बच्चों को कितना समझ में आया। वो अगर ये इस क्राइटेरिया को, इस पैमाने को अगर फिल करता है तो असेसमेंट अपने जो रियल पर्पस है उसे अचीव कर पाता है। अच्छा, सी ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है इट इज डन ओनली वंस एट, ये होना चाहिए साल के अंत में होना चाहिए, बीच में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एंड जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल एक बार एग्जाम हो या एक बार असेसमेंट जो भी हो एक बार, और बाकी बीच में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब पर्पसफुल होना चाहिए। अच्छा, लास्ट में आपसे बोला गया कि जो असेसमेंट होना चाहिए कंपेरेटिव होना चाहिए, यानी कि इसमें कंपैरिजन होना चाहिए एक छात्र को दूसरे छात्रों से के साथ, जो भी उसका रिजल्ट आता है, वैल्यू आती है, उसका जो मार्क्स आते हैं या ग्रेड आते हैं, उसके साथ कंपैरिजन होते रहना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है आपसे। तो एज ए बीइंग ए टीचर आपको ये 4 ऑप्शन अगर सिलेक्ट करने हो तो जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी करेक्ट आंसर है। वो क्यों? क्योंकि असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर बच्चा ये जान सके कि भाई उसने क्या सीखा, और टीचर भी ये समझ सके कि भाई उसने जो भी पढ़ा है वो बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। जैसे सपोज मैं ये लेक्चर आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, ये इसका मीनिंगफुल जब है कि मैं ये समझ सकूं कि ये लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल हो, और आप ये समझ सको कि आपके लिए ये वीडियो कितनी यूजफुल हो रही है, तब तो इसका फायदा है। तो ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ ए टीचर हैज टू बी। अच्छा, एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में आया था, ठीक है, उसमें एज ए टीचर के जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, ठीक है, उसको ये 4 जो आपके ऑप्शन है इस हिसाब से उसे डिफाइन किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है ए ऑटोक्रेटिक, बी डिक्टोरल, सी परसिव्स और डी फैसिलिटेटिव। यानी कि टीचर का जो रोल होना चाहिए बिल्कुल ऑटोक्रेटिक नेचर का होना चाहिए, जिसमें सब कुछ उसके हाथ में, उसका जो मन करेगा उस हिसाब से रूल करे। अच्छा, डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि भी टीचर को पूरा राइट है, भी वो किसी को पनिश कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, किसी को भी जो मन कर रहा है टीचर का, मतलब फुल एक तरह से डिक्टेट करना, जैसे डिक्टेटर जैसे काम करता है वैसे टीचर को मतलब पावर होनी चाहिए, ये कहता है। अच्छा, सी आपसे कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, परसेसिव होना चाहिए कि भी वो स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के हिसाब से काम करे। अगर स्टूडेंट एग्री है कि आज पढ़ना है तो पढ़ाए, अगर नहीं पढ़ना है तो ना पढ़े। पूरा डिपेंडेंट होना चाहिए बच्चों के ऊपर, कि मतलब बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहता तो पूरे साल ना पढ़ाओ, ये कहता है। अच्छा, डी है आपके पास जो ऑप्शन है वो कहता है टीचर को बीइंग एज ए फैसिलिटेटिव होना चाहिए, यानी फैसिलिटेटर होना चाहिए, जो कि बच्चों को उसकी लर्निंग में हेल्प करे, उसे हर तरह की जो सुविधाएं फैसिलिटी है उसे प्रोवाइड करे। तो एनसीएफ 2005 के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि टीचर का जो रोल हो गया वो इस तरह से होना चाहिए, वो बच्चों को हर तरह की सुविधाएं फैसिलिटेट करे, मतलब उसको सुविधा प्रदान करे ताकि उसकी लर्निंग जो है वो इंप्रूव हो और लर्निंग को अच्छे से उसका रिजल्ट आ सके। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसर्च सजेस्ट दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम अ टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट देयर लर्निंग। मतलब एक डाइवर्स क्लासरूम का मतलब यहाँ पे ये है कि एक ऐसा क्लासरूम जहां बहुत मिक्सअप है, यानी कि अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, वो टीचर का रोल क्या हो जाता है, उससे जो अपेक्षाएं वो क्या होती है। तो ये आपके पास कुछ 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको अपना आंसर सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, वो ये हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, कि टीचर का जो भी रोल होता है, जो भी उसकी जो एक्टिविटी वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है बच्चों के ऊपर। ठीक है, बी देखते हैं आर द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ, कि वही एक टीचर जो भी करता है वही एक डिटर्मिनेंट होता है, वही एक रीजन होता है, वही एक कॉज होता है कि बच्चे की लर्निंग के ऊपर ओनली रीजन वही होता है, टीचर होता है कि भाई बच्चा सीखेगा नहीं सीखेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, सी आपसे कह रहा है शुड नॉट बी करेक्ट कोरिलेटेड होना चाहिए, यानी कि वो टीचर से कोरिलेट नहीं होना चाहिए, टीचर कैसा नहीं, उसे टीचर से कोई मतलब नहीं है उस चीज का। अच्छा, डी आपसे कह रहा है डू नॉट हैव द एनी इफेक्ट ऑन, कि टीचर का कोई इफेक्ट नहीं होता बच्चों की लर्निंग के ऊपर। तो एक डाइवर्स क्लासरूम में रिसर्च क्या कहती है आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टीचर का जो रोल होता है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक क्लासरूम है जहां पे अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं, ठीक है,
बिल्कुल क्लास में मिक्सअप है, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग रिचुअल को फॉलो करने वाले स्टूडेंट आते हैं। वहां पे टीचर का रोल ये हो जाता है कि वो सबके बीच में एक यूनिटी बनाए। जैसे हमारी कंट्री है, कंट्री डाइवर्स कंट्री में एक यूनिटी है हमारी कंट्री के अंदर, तो टीचर को भी क्या करना चाहिए, क्लास में ऐसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां वो क्या कर सके, वो एक बच्चा दूसरे बच्चे के कल्चर को सीख सके और दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट कर सके। तो यहाँ पे टीचर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर टीचर ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाता है क्लास में, तो वो आगे जाकर सोसाइटी में भी बड़ा बेनिफिशियल होता है। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अच्छा, स्पेशल नीड वाले बच्चे वो होते हैं जो किसी तरह से, मतलब किसी तरह से प्रॉपर जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उस तरह से नहीं होते, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो ऐसे बच्चे के लिए ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि भी करेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले बोला गया है कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए बोला कि ये इज ए अनरियलिस्टिक गोल होना चाहिए, मतलब उनको पढ़ाना एक तरह से, या जो भी एक अनरियलिस्टिक गोल है, जो लक्ष्य जो हो ही नहीं सकता, मतलब वो मतलब रियल नहीं हो सकता, मतलब कहने का मतलब वो पूरा हो ही नहीं सकता, उनको पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, ये बोला गया आपसे। सेकंड ये अगर बोला गया इज ए डिटरमिनेंटल टू द चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी। अच्छा, ये बोला गया जो वो इस तरह के जो बच्चे उनको बड़े मतलब पढ़ाना एक तरह से बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मतलब उनके लिए एक तरह से लॉस है, नुकसान है कह लो, कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना, उनको पढ़ाना यानी उनके ऊपर जो एजुकेशन पे जो हम लोग इन्वेस्ट करें ये बेवकूफ़ी है, ये कहता है ये सेकंड ऑप्शन। अच्छा, थर्ड ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है कि विल इंक्रीज द बर्डन ऑफ स्कूल, कि ऐसे बच्चों को जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं अगर उसको स्कूल में लेके आते हैं तो स्कूल के लिए एक बर्डन हो जाएगा, उनको पढ़ाना एक तरह से मतलब एक बर्डन है। उनको पढ़ाने से क्या होगा कि बाकी बच्चों के एजुकेशन में इम्पैक्ट आएगा और वो हमारे जो एजुकेशन के लेवल को डाउन करेगी, कहने का मतलब है। अच्छा, डी आपसे ऑप्शन बोला जा रहा है, वो क्या करती है, रिक्वायर ए चेंज इन द एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच ऑफ टू टीचिंग, कि सोशल नीड वाले जो बच्चे हैं वो क्या करती है, वो उसकी जरूरत होती है कि भाई उसके अंदर वो टीचर के अंदर या टीचिंग स्टाइल के अंदर या जो सिलेबस कंटेंट है उसके अंदर थोड़ा सा एक चेंज की रिक्वायरमेंट मांगती है और कुछ नहीं मांगती। मतलब ये भी नॉर्मल बच्चों की तरफ पढ़ सकते हैं, बस उनके लिए उनको थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है ताकि वो और बच्चों की तरफ पढ़ सके। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि हमें स्पेशल नीड वाले बच्चों को भी केयर करना है, उनको भी पढ़ाना है, बस उनको ये कि थोड़ा सा नीड उनकी स्पेशल है तो उनके ऊपर में थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड enrich the learning experience of all student, this statement is, मतलब आपसे बोला जा रहा है कि एक ऐसा क्लासरूम जहां पर बड़ा डाइवर्स है। डाइवर्स किस तरह से, जो बच्चे आते हैं अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से, अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस वाले, यानी गरीब अमीर हर तरह के बच्चे, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि उनकी जो कल्चरल बैकग्राउंड का मतलब है कि वो अलग अलग फेस्टिवल को मनाने वाले हैं, अलग अलग उनका सिस्टम है, ट्रेडिशन है, तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, और वो इनरिच हैं और लर्निंग एक्सपीरियंस उनके अलग अलग है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपके पास कुछ 4 ऑप्शन है, उसको देख के आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये इनकरेक्ट बिकॉज इट कैन बी कंफ्यूज द लर्निंग एंड द मेल फील लॉस्ट। अगर मतलब डाइवर्स क्लासरूम अगर क्रिएट किया जाए तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, इस तरह से ये क्या बच्चों में लर्निंग को कंफ्यूज कर सकती है और जो लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव नहीं कर सकते, उसका नुकसान हो सकता है, मतलब अगर हम डाइवर्स क्लासरूम में बच्चों की टीचिंग करते हैं तो ये बोलता है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कहता है करेक्ट, ये करेक्ट है, डाइवर्स क्लासरूम होना चाहिए बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल फ्रॉम देयर पीयर्स। मतलब अगर डाइवर्स क्लासरूम है तो वहां बच्चे अपने दूसरे फ्रेंड से, बाकी दोस्तों से भी अलग अलग स्किल सीख सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने पीयर ग्रुप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है हाँ करेक्ट है, ये होना चाहिए। क्यों, रीजन बता रहा है बिकॉज इट मेक्स ए क्लासरूम मोर हायरकी, मतलब जो क्लासरूम के अंदर एक हायरकी क्रिएट हो सकती है कि भाई जो बच्चा लेस क्वालिटीफुल बैकग्राउंड से आ रहा है उसको नीचे रखेंगे, जो अच्छी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन में है तो उसको एक ऊपर की ग्रेड में रखेंगे, एक बहुत अच्छी बैकग्राउंड से उसको ऊपर, यानी कि क्लासिफिकेशन कर रहा है बच्चों को, कोई बहुत नीचे वाला है कोई ऊपर वाला। जैसे हमारा पुराना जो सिस्टम था जो 4 कैटेगरी बनाए जाते थे, उस टाइप का एक क्रिएशन हो जाएगा। तो ये
हमारे ऑप्शन सी बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो डी है उसमें बोला कि इनकरेक्ट है, ये मतलब इनकरेक्ट है कि क्लासरूम डाइवर्स नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज इट लीड्स टू द अननेसेसरी कंपटीशन, क्योंकि ये क्या कर सकता है कि अननेसेसरी कंपटीशन क्रिएट कर देगा बच्चे के अंदर। तो इस तरह का जो डाइवर्स क्लासरूम जो लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों में नहीं होना चाहिए, ये सपोर्ट करता है। तो इस हिसाब से जो अगर मैं कहूं, अगर चारों ऑप्शन को जैसे मैंने आपको समझाया, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्यों? उसका एक सिंपल सा रीजन यही है, जैसे इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि अगर बच्चा डाइवर्स क्लासरूम के अंदर, डाइवर्स सोशल कह लो, इकोनॉमिक कह लो, कल्चरल बैकग्राउंड से अगर बच्चा आता है, अलग अलग बच्चों से इंटरेक्ट करता है, तो वो अलग अलग चीजों को सीखता है और वो इस तरह से बहुत ज्यादा स्किलफुल हो जाएगा। हर अलग अलग कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अलग अलग कंडीशन में अपने आप को रखने के लिए, अलग अलग चैलेंजेस को फेस करने के कैपेबल बन सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, अगर एक बच्चा ऐसा है जो कि प्रॉपरली सुन नहीं पा रहा है, मतलब सुनने में उसकी कुछ प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे से रिलेटेड ये 4 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। चलिए पढ़ते हैं फिर। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है, शुड बी सेंट ओनली टू द स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड नॉट टू बी रेगुलर स्कूल। ऐसे बच्चों को एक स्पेशल स्कूल में भेज देना चाहिए, जहां पे वैसे बच्चे पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकते हैं, उन्हें रेगुलर स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोलता है, विल नॉट बी बेनिफिट फ्रॉम द एकेडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन द वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टेड। कि मतलब ऐसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए, एकेडमिक की ट्रेनिंग उनको नहीं देकर के उन्हें क्या करना चाहिए, कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग दे देना है। वोकेशनल का मतलब है कोई जैसे कढ़ाई बुनाई सिलाई, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि कोई जिससे वो बिजनेस स्टार्ट कर सके, इस टाइप की कोई ट्रेनिंग दे दी चाहिए और उनको बस पूरी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है आपसे, कैन डू वेरी वेल इन द रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटी एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइड। कि ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनको थोड़ी सी फैसिलिटी दे दी जाए। कैसी? रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दी, यानी कि अगर बच्चा कोई सुन नहीं पाता है तो एक जैसे कान में लगाने वाला एक एड होता है जो बच्चा मशीन यूज करता है, जिससे क्या होता है बच्चे इजिली सुन सकते हैं। तो इस तरह की थोड़ी अगर हेल्प कर दी जाए इन बच्चों की, तो ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते डी। डी में आपसे बोला गया है, विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म ऑन अ पार विद द क्लासमेट इन अ रेगुलर स्कूल। मतलब अगर ऐसे बच्चों को स्कूल में हम एडमिशन दे देते हैं, ठीक है, उनको अगर पढ़ाते हैं, तो वो जो बाकी नॉर्मल बच्चे हैं जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, उस लेवल का परफॉर्म कभी नहीं कर पाएंगे, उस लेवल तक वो कभी नहीं आ पाएंगे अगर हम ऐसे बच्चों को रेगुलर स्कूल में रेगुलर बच्चों बाकी बच्चों के साथ अगर पढ़ाते हैं तो अगर मैं अपना बीइंग अ टीचर, मैं अपने 8-9 ईयर के एक्सपीरियंस अगर आपसे बात करता हूं, तो भी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपके पास जो होगा वो हो जाएगा आपका सी। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम एक ऐसी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, बीइंग ए टीचर हमारे लिए कैसा ही बच्चा ही है, तो हमें क्या करना है, अपने हर बच्चे को एट पार लेके आने के लिए हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि वो भी हर जो बाकी बच्चे सीखते हैं, ग्रो करते हैं और सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस तरह से वो कर सके। उसके लिए थोड़ी सी हमें क्या करनी है, उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रिसोर्स हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा टीचर का रोल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट ये जरूरी है उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिफ्टेड लर्नर। मतलब गिफ्टेड लर्नर का मतलब जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास दिए गए। इन 4 में से एक सही है, बाकी तो गलत होंगे, तो आपको चूज करना कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपके पास है, ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कुछ इस टाइप का बोल सकते हो आप। अच्छा, दूसरा आपसे बोला जाए, ही कैन फील अंडर एस्टिमेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटी आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। अच्छा, ऐसे बच्चे क्या होता है, वो बड़े मतलब बोर हो जाते हैं, उनको कुछ मजा नहीं आता नॉर्मल क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे नॉर्मल बच्चे जैसे पढ़ते हैं वैसे अगर उसको पढ़ाया जाए, उनको कुछ खास चैलेंज या कुछ टफ चीज नहीं दी जाए तो उनको मजा नहीं आता, वो बोर होने लग जाते हैं ऐसे बच्चे। अच्छा ठीक है, 2 हो गए। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं सी स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, ही इज ए हाईली टेम्परामेंटल होते हैं। वो अपने टेम्परामेंटल का मतलब होता है वो टेम्पर के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से जो उनका मन होता है वो करते हैं ऐसे बच्चे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं डी में कहा जा रहा है कि ही इंगेजेस
इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग एक्सेट्रा। कि ऐसे बच्चे होते हैं वो अननेसेसरी जो अलग तरह के काम में लगे रहते हैं, जो किसी को परेशान करना, ताली बजा दिया, पत्थर तोड़ दिया वगैरह वगैरह, कुछ फाड़ दिया, ये कर दिया वगैरह। मेरा कहने का मतलब दूसरों को परेशान करते रहते हैं ऐसे बच्चे जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं। तो वो इसका एग्जाम्पल ये है। तो जैसे आप जानते हैं गिफ्टेड, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जैसे हमारी कंट्री में रामानुजन हुए थे जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। अगर उसका हम एग्जांपल लेके चलें तो वो जो सेकंड थर्ड क्लास में जब वो पढ़ते थे तो वो 11th 12th के मैथमेटिक्स को बहुत इजीली सॉल्व कर देते थे। मतलब वो बहुत हायर लेवल की चीजें बहुत लोअर क्लास में इजीली सॉल्व कर देते थे। यानी कि जो नॉर्मल बच्चे जो पढ़ते थे उसके लिए वो कोई टफ नहीं था, बहुत सिंपल काम था और उनमें उनको मजा नहीं आता था। ठीक है, तो जो हम कह सकते हैं गिफ्टेड बच्चे के हिसाब से जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो बी, कि वो नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में, लर्निंग में इंटरेस्ट इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो ये चीजें उनको पहले से आती है और वो इन पे बोर हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें उनको कोई चैलेंज नहीं मिलता है। तो करेक्ट आंसर हमारे हो गया बी, हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ टीचर कैन इनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड फॉर अ स्मॉल स्टेप इन लर्निंग। अच्छा, एलिमेंट्री क्लासरूम का मतलब होता है जब क्लासरूम 1 से लेकर के 8 की बात की जाती है तो उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री क्लासरूम। ठीक है, यानी कि जो आपके सीटेट में पूछा जाता है, जैसे प्राइमरी, एक प्री प्राइमरी होते हैं, पोस्ट प्राइमरी कह लीजिए, यानी कि 1 से लेकर 5 तक एक फर्स्ट कैटेगरी होगी, सेकंड कैटेगरी हमारी होगी 6 से लेकर के 8 तक होगी। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो इसे बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन बोल देते हैं, जिसका कि आप लोग कोर्स करते हो ईटीई, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन। ये कोर्स आप लोग करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि एलिमेंट्री एजुकेशन या एलिमेंट्री क्लासरूम के हिसाब से इफेक्टिव लर्निंग के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है ऑफरिंग रिवॉर्ड फॉर अ स्मॉल स्टेप इन लर्निंग, कि वो टीचर को क्या करना चाहिए, थोड़े थोड़े रिवॉर्ड देना चाहिए बच्चों को जो छोटी छोटी स्टेप कुछ कुछ सीखते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है बी आपसे बोला जा रहा है कि इसमें टीचर को क्या करना चाहिए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस करना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को ड्रिल कराना चाहिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार कराएंगे, प्रैक्टिस कराना चाहिए। ठीक है, ये प्रयास करते रहना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि भाई इफेक्टिव लर्निंग हो सके। पहले मैं बोला कि उसको रिवॉर्ड देते रहना चाहिए, स्मॉल छोटे छोटे रिवॉर्ड देते रहना चाहिए। दूसरे बोल रहे हैं ड्रिल या प्रैक्टिस करवाना, बार बार सेम क्वेश्चन को बार बार करवाते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है सी में आपको इंकरेज कॉम्पिटेटिव अमंग्स हर स्टूडेंट। उसे क्या करना चाहिए, अपने बच्चों के आपस में एक कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना चाहिए जिसमें वो एक दूसरे से मतलब प्रतिस्पर्धा करने लग जाए, उनके कंपैरिजन करने लग जाए, आपस में मतलब तुलना करने लग जाए। कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना चाहिए टीचर को। अच्छा, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी स्टूडेंट्स, कि मतलब लास्ट में आपसे बोला अगर आप इफेक्टिव लर्निंग बनाना चाहते हैं 1 से लेकर के 8 तक के क्लासरूम के अंदर, एलिमेंट्री क्लासरूम के अंदर, तो टीचर का रोल ये हो जाता है कि उसे सबसे बेस्ट चीज ये करनी चाहिए कि उसे लाइफ की जो चीजें हैं उसके साथ एजुकेशन को, कंटेंट को, अपने सिलेबस को और जो लाइफ की जो डेली रूटीन में जो उनकी लाइफ में जो भी कुछ होता है उनको कोरिलेट कर देना चाहिए और उस हिसाब से क्लासरूम टीचिंग करनी चाहिए, जिसमें वो डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं उसके साथ पढ़ाई को जोड़ देना चाहिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए और बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। तो ठीक है, तो जैसा आप चारों में से जो करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन जो देखते हैं वो डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट? ए, चिल्ड्रन आर पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज, चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर, चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, children are active explorer of the environment. Your options are A, B, D, B, C and D, C, A, B, C and D, and D, A, B and C. तो जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपसे 3-4 स्टेटमेंट दिया गया है और इस 4 स्टेटमेंट के अंदर कुछ कुछ बातें बताई गई है कि बच्चों के बारे में कौन सी बातें करेक्ट है। ठीक है, और उस 4 स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपके पास ये 4 ऑप्शन है और जिसमें ये कोड गिवन है आपके पास। जैसे मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि स्टेटमेंट ए आपसे बोलता है कि बच्चे जो होते हैं वो किसी भी चीज को सीखने के लिए पैसिव रिसिपिएंट होते हैं, यानी कि वो मतलब एक तरह से एक्टिव होकर नहीं किसी चीज को सीखते हैं बल्कि एक पैसिव होकर के सीखते हैं। पहली बात ये बोली गई आपसे। ठीक है, दूसरी बात आपसे बोल रहे हैं कि जो बच्चे जो होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होते हैं, उनके अंदर एक स्वभाव होता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं वो, ये बच्चों के अंदर एक नैसर्गिक स्वभाव होता है, ये बोला गया है। अच्छा, सी स्टेटमेंट आपसे ये बोलता है कि बच्चा जो होता है वो एक तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है। ठीक है, मतलब हर चीज की जांच करना, हर चीज के बारे में पता करना, इस तरह की उसके अंदर एक आदत सी होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, अच्छा, डी लास्ट स्टेटमेंट आपसे बोला गया जो बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं, हर चीज को ढूंढना, ये चीज कहाँ है, इन्वायरमेंट को ढूंढना, इधर जाना उधर घूमना फिरना, कि हर चीज के बारे में पता करना, ये बच्चों के अंदर ये एक हैबिट सी होती है, एक गुण होता है बच्चे के अंदर। तो आपको ये बताना है कि 4 स्टेटमेंट के अंदर में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके हिसाब से आपके पास ये कोड गिवन है। तो एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके साथ।
तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट यानी कि जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, यानी कि बी सी एंड डी, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट यानी बी सी डी ये करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। गलती क्या है इसके अंदर, जैसे इसमें एक बात बोली गई, चिल्ड्रन आर पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज, कि वो किसी भी ज्ञान को, किसी भी चीज को पैसिव होकर सीखते हैं, मतलब एक्टिव होकर नहीं सीखते, ये बात गलत हो गई। जबकि बच्चे क्या होते हैं, किसी भी नई चीज को सीखने के लिए बड़े उत्साहित तो होते रहते हैं, एक्टिव होकर सीखते हैं चीजों को, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ गलत है, बाकी तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया वो हो गया ए, ठीक है, नहीं माफ कीजिए, ए नहीं बी हो गया आपके पास, यानी कि फर्स्ट गलत है, यानी बी सी और डी ये तीन स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the most effective method of encourage conceptual development in student? ठीक है, बच्चे के अंदर अगर हमें किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को अगर डेवलप करना है, किसी भी बच्चे के अंदर कोई कॉन्सेप्ट अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, और उसके लिए जो सबसे इफेक्टिव मेथड क्या होता है उसके बारे में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और उस हिसाब से आपके पास ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को रीड करते हैं, फिर समझते हैं कि चार ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बच्चे को कॉन्सेप्ट, किसी बच्चे के अंदर किसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का सबसे अच्छा मेथड क्या हो सकता है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो ये, अ न्यू कॉन्सेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन देयर ऑन विदाउट एनी रेफरेंस टू द ओल्ड वन, कि नए कॉन्सेप्ट को अगर हमें किसी बच्चे के अंदर अगर सिखाना है, नई चीज सिखानी है, तो उसको बच्चे को खुद से अपने आप ही सीखनी पड़ेगी, ठीक है, वो अपने आप ही सीखनी पड़ेगी। और पुराने कॉन्सेप्ट यानी पुराना अगर बच्चे ने कुछ कॉन्सेप्ट सीख रखा है उसके साथ उसे कोरिलेट नहीं करना चाहिए, ये बोला जा रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है, रिप्लेस द स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आइडियाज विद करेक्ट वंस बाय आस्किंग देम द मेमोराइज। अच्छा, इसमें ये बोला गया कि बच्चे के अंदर अगर कोई आइडिया आते हैं, कोई विचार आते हैं, विचार दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि करेक्ट भी हो सकते हैं, इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। तो जितने भी करेक्ट विचार आ रहे हैं, करेक्ट आइडियाज आ रहे हैं, उसको तो आप बच्चे को कहो रिटेन करें, और जो भी गलत आइडिया बच्चे के अंदर आ रहे हैं उसको कहो डिलीट कर दे, यानी कि उससे सोचे ना वो चीज गलत हो गई है। तो आपको ये बताना है, फिर उसके हिसाब से जो भी करेक्ट आइडियाज हैं उसको तो बच्चा मेमोराइज कर ले, उसका रट्टा लगा ले, कहने का मतलब। तो ये बी ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है उसमें आपसे बताया जा रहा है, गिव स्टूडेंट मल्टीपल एग्जांपल एंड इनकरेज देम टू यूज रीजनिंग, कि बच्चों को बहुत सारे एग्जांपल देके हमें सिखाना चाहिए नए कॉन्सेप्ट को, तो और एग्जांपल के साथ साथ बच्चों को ये इनकरेज करना चाहिए हमें कि वो अपना तर्क शक्ति यानी कि अपनी रीजनिंग को डेवलप करें और खुद डिसीजन ले कि बेस्ट क्या हो सकता है, और फिर उस बेस्ट के हिसाब से नए कॉन्सेप्ट को वो सीखे, ठीक है। और लास्ट जो डी ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है, डी ऑप्शन में ये है कि यूज पनिशमेंट टिल स्टूडेंट्स हैव मेड द रिक्वायर्ड कॉन्सेप्शनल चेंजेस, कि बच्चे को पनिशमेंट देना चाहिए, तब तक पनिशमेंट देते रहना चाहिए जब तक वो नई चीजों को, कॉन्सेप्ट को सीख नहीं लेता है, ठीक है। अगर नहीं सीख पाता तो उसको प्रॉपर सजा दो, जो भी पनिशमेंट हो सकता है उसे पनिशमेंट देते रहना चाहिए, और अंत में जब बच्चा को सीख जाता है तो पनिशमेंट देना बंद कर देना चाहिए। ये आपसे डी ऑप्शन में कहा जा रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो बेस्ट ऑप्शन जो हो सकता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर इसका हो सकता है, वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या, बच्चों को हम बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई ये ए मेथड ही है, बी मेथड ही है, सी मेथड ही है, बेटा आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो कई सारे ऑप्शन दीजिए उसको करने की, फिर बच्चे को चूज करने का मौका दीजिए कि बच्चे को जोन सा भी आपका मेथड समझ में आ रहा है, तरीका समझ में आ रहा है सॉल्व किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उसको उस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने दीजिए। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर हम नई चीजों को, नए कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं, यानी कि जो बेस्ट इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोर इफेक्टिवली इन एटमोस्फियर, कि जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, प्राइमरी का मतलब यहाँ पे है 1 से 5 की बात की जा रही है, कि 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं वो उनके लिए सबसे इफेक्टिव जो इन्वायरमेंट होगा, सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव एटमोस्फेयर क्या होगा, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि बच्चे के लिए सबसे इफेक्टिव इन्वायरमेंट एटमोस्फेयर कैसे हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है। तो ए है आपके पास, वेयर देयर इमोशन नीड्स आर मेड एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहां पे उसकी जो इमोशनल चीजें जो होती है, यानी कि उसके जो भावात्मक चीजें, उसके जो अंदर जो खुद के अंदर जो विचार आ रहे हैं, वहां पे उसकी चीजें जो भी उसके विचार है, जो वो चाहता है वो चीज पूरी की जाए, ठीक है, और उसके जो उसके विचार है, जो अपनी वो बात रख रहा है उसको वैल्यू दी जाए। ऐसी जगह बेस्ट इफेक्टिव लर्निंग बच्चा कर सकता है। तो आपसे ऑप्शन ए में आपसे ये बताया जा रहा है, ठीक है। बी देखते हैं, बी में आपसे बोला जा रहा है, वेयर द टीचर इज
ऑथराइज्ड एंड क्लियर डिक्टेट द व्हाट शुड बी डन। मतलब बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए बच्चों के सीखने का बेस्ट, जहां पे क्या होगा कि टीचर के पास पूरा अधिकार है, पूरा राइट है, पूरा अथॉरिटी टीचर के पास है कि वो डिसाइड करेगा कि भाई कि कैसे क्या चीज होना है, क्या नहीं होना है, कितना होना है, सारी पावर टीचर के पास होनी चाहिए। अच्छा, ये बी में बोला गया है। अच्छा, सी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सी स्टेटमेंट में आपसे क्या बोला जा रहा है, वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरली कॉग्निटिव स्किल ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। थर्ड में ये बोला जा रहा है कि सबसे बेस्ट वे जो एटमोस्फेयर आप क्रिएट कर सकते हैं वो ये, उस पर अगर आप फोकस करते हैं, स्ट्रेस देते हैं इस बात के ऊपर कि बच्चा सबसे पहले कॉग्निटिव स्किल को डेवलप करे। कॉग्निटिव स्किल के अंदर बात की जा रही है आपसे कि बच्चे को रीडिंग आ जाए, राइटिंग आ जाए और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाए। मतलब सबसे पहले तो प्राइमरी क्लासेस में सिर्फ ये तीन चीज जो है ना, रीडिंग आ जाए, राइटिंग लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। अगर ये बच्चा ये तीनों चीज कर लेता है तो सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट यही होगा। अच्छा, डी ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है कि डी ऑप्शन में क्या, वेयर द टीचर लीड ऑल द लर्निंग एंड एक्सेप्ट स्टूडेंट टू प्ले अ पैसिव रोल। कि डी में आपसे ये बोला जा रहा है कि जब टीचर पढ़ा रहा है कुछ, ठीक है, ऐसे एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां टीचर हर काम को टीचर खुद करेगा। ठीक है, मतलब बच्चे की लर्निंग में सारा जो मेन रोल जो होगा वो टीचर का रोल होगा। अब बच्चे उसे ध्यान से उस रोल को बस देखेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, कि मतलब कहने का मतलब है बच्चा इसके अंदर पैसिव मोड में होगा, एक्टिव मोड में बच्चा नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे आप चार ऑप्शन देख रहे हैं तो उस हिसाब से जो बेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन का जो हो सकता है वो आंसर जो है वो है ए। क्या कि इसमें ये बोला गया कि भाई इमोशनल नीड जहां बच्चे की समझा जाए कि जब आप बच्चे को अपने साथ इमोशनली अटैच कर पाओगे, ठीक है, उसकी फीलिंग को, उसकी वैल्यू की, उसके विचारों को महत्व दे पाओगे, तब जाके अगर आप ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाते हैं तो बाकी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। बच्चा आपसे अटैच हो जाता है, फिर आप बच्चे को आप जो चाहिए सिखाइए, जैसे करवाना चाहते हैं हर काम बच्चा कर सकता है। किसी भी तरह की कॉन्सेप्ट को आप डेवलप करना चाहिए तो बच्चा अपने आप, मतलब बच्चा पढ़ाई को बहुत बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करने लग जाए, उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, फिर वो अपने आप चीजों को सीखने लग जाते हैं। यानी कि जो उसका करेक्ट आंसर है वो ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ चाइल्ड सीज अ क्रॉ फ्लाइंग past window and sees a bird. What does the suggest about the child's thinking? आपके पास ये जो इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक बच्चा खिड़की के पास बैठता है और वो देखता है कि एक कौवा बहुत तेजी से उड़ रहा है, ठीक है, और फिर वो कहता है कि फिर वो बोलता है कि भाई ये तो पक्षी है, ठीक है, मतलब कौवा को कौवा ना बोल के उसे वो बोलता है कि ये पक्षी है। तो इससे आप क्या समझते हैं, ये तीन स्टेटमेंट आपके पास दिया गया है और तीन स्टेटमेंट के हिसाब से आपके पास ये चार ऑप्शन है जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि बेस्ट क्या है। तो तीनों स्टेटमेंट को वन बाय वन पहले पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ए है, इसके अंदर ए में बोला गया चाइल्ड हैज प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरी, कि मतलब इसमें ये बोला गया कि बच्चा जैसे पक्षी समझ रहा है कौवे को, तो इसका मतलब बच्चा पहले से ही इस तरह की कॉन्सेप्ट उसके अंदर डेवलप हो चुकी है, प्रीवियसली उसके अंदर ये मेमोरी में है कि भाई कौवा काले रंग का होता है वगैरह वगैरह वगैरह, यानी कि वो उसे फेमिलियर है इस चीज से। ठीक है, अच्छा, बी स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि बी में ये बोला जा रहा है कि द चाइल्ड हैज डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्ड, कि बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि बर्ड क्या होता है, यानी पक्षी क्या होता है, कि उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टराइज है, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर डेवलप हो चुका है। अच्छा, थर्ड चीज आपसे बोला जा रहा है द चाइल्ड हैज डेवलप्ड सम टूल ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें ये बोला जा रहा है कि बच्चे के अंदर जब वो बच्चा कौवे को देखकर बता रहा है कि भाई ये कौवा जो है वो पक्षी है, अगर बच्चा इस तरह से बता रहा है तो इट मीन्स ये है कि बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का है, यानी कि बच्चे को जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो उसके अंदर जो ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, कि वो कैसे उसको यूज करके कम्युनिकेट करके अपनी बात को रख सकता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर डेवलप हो चुका है, यानी कि वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के काफी अच्छे लेवल को क्रॉस कर चुका है। तो इन तीनों में से आपको बताना है कि भी करेक्ट ऑप्शन, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तीनों के हिसाब से ये आपके पास ऑप्शन है। जैसे ऑप्शन ए को देख रहे हैं हम, तो ये इसमें बोला गया ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जो स्टेटमेंट गिवन है ये करेक्ट है। अच्छा, सेकंड आपसे बोला गया जो बी एंड सी, यानी कि कैपिटल बी एंड कैपिटल सी में जो स्टेटमेंट बोला गया वो करेक्ट है। और नेक्स्ट बोला गया कि ए बी सी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला गया ओनली बी, यानी कि जो बी स्टेटमेंट यानी सेकंड स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। ठीक है, तो ये जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अब मैंने ये तीनों स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन किया, तो जो उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है।
यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर पहले से ये चीज स्टोर हो चुकी है कि भाई पक्षी क्या होता है। दूसरा जो बोला गया कि बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि पक्षी या बर्ड्स क्या क्या होते हैं, किसके अंदर क्या आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये चीज बच्चा सीख चुका है। थर्ड ये कि बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि उसके अंदर ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेज को वो अच्छे से क्रॉस कर चुका है। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो गया वो हो गया सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास, व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट्स टू इनकरेज देम टू डू टास्क एंड इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन। अच्छा, इसमें ये बोला जा रहा है कि आपसे कि एक टीचर को कैसे अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए टीचर को क्या बोलना चाहिए। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि एज ए टीचर आपको बच्चे को कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। तो देखते हैं इसमें स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है वो ये है, कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज। मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि बच्चे को आप ये बोल सकते हैं कि इस काम को फटाफट कंप्लीट कर लो, उस बच्चे से पहले कर दो। किसी एक बच्चे का कंपैरिजन कर रहा है कि बिफोर शी फिनिश, कोई और बच्चा है उससे पहले इस काम को पहले करो। इस तरह आप बोल करके उसे मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपसे बोला जा रहा है जो बी ऑप्शन है, वाई कांट यू बी लाइक हिम। वो आप क्यों नहीं आप उस बच्चे की तरह हो सकते हैं। सी ही इज डन इट परफेक्टली, कि उस बच्चे ने बहुत अच्छे से इस काम को कर लिया है, आप ऐसे क्यों नहीं हो। तो इस तरह अगर आप बच्चों को बोलते हैं तो वो थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, इंकरेज कर सकते हैं। अच्छा, सी में आपसे बोला गया, जो थर्ड स्टेट ऑप्शन है आपके पास, उसमें बोला गया कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ टॉफी, कि आप बच्चे को ये बोलिए कि जल्दी से काम कर लो, जो जल्दी काम करेगा उसको मैं टॉफी दूंगा। अच्छा, लास्ट में आपसे बोला गया है कि आप बच्चे को ये बोल सकते हैं डी ऑप्शन में कि ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, कि भाई ट्राई की कोशिश करो काम इसको करने की। जब आप कोशिश करेंगे तो आप कुछ ना कुछ इससे सीखोगे। ठीक है, तो जैसे मैं अब चारों ऑप्शन को जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया, जो मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में जैसे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गलती ये कर रहे हैं कि आपने एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन कर दिया तो हो सकता है बच्चा डीमोटिवेट हो जाए, यानी कि जो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता इसका। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में आपने क्या किया, फिर से अगेन आपने कंपैरिजन कर दिया। आपने बोला कि इसने तो बहुत अच्छा काम किया, आप इसकी तरह काम क्यों नहीं करते हो, यानी कि बच्चे के कैपेबिलिटी के ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद ये बोला सी में बोला कि आपने उस बच्चे को मोटिवेट तो किया है, मोटिवेट करने के लिए आपने क्या बोला कि बेटा जल्दी काम करो, मैं आपको टॉफी दूंगा। अच्छा, हरदम टॉफी देना फीजिबल नहीं होता है। एज ए टीचर हरदम आप टॉफी कैरी नहीं कर सकते, आपके पास इतना बजट नहीं होगा कि एकदम हरदम टॉफी कैरी करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि एक बार अगर आपने बच्चे के अंदर ये आदत डाल दी कि टॉफी टॉफी टॉफी, जिस दिन आप टॉफी नहीं देंगे उस दिन बच्चा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी ज्यादा बेटर नहीं है। अच्छा, लास्ट में देख लेते हैं। लास्ट में जो ऑप्शन है कि बच्चे को आप एक तरह सिंपली उसको मोटिवेट करिए, बोल करके बेटा आप करिए इस काम को जितना कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, जितना आप करेंगे कम से कुछ नहीं भी काम पूरा होगा, कम से कम आप कुछ ना कुछ तो सीखेंगे इसके अंदर से, कि आप जब आप कोशिश करेंगे तो कोशिश करने से आप हारेंगे नहीं, बल्कि काम आपका कंप्लीट तो होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ आप इस काम को करने से सीखेंगे। तो इस तरह से अगर आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं, तो बेस्ट वे है मोटिवेशन का। यानी कि जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया डी हो गया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको डिस्कस करते हैं। How can a teacher encourage her student to be strictly motivated towards learning for the sake of learning? अच्छा, एज ए टीचर आप किसी भी स्टूडेंट को लगातार चाहते हैं कि भी वो इंटरनली मोटिवेट रहे, किसी पढ़ाई को लेकर के बड़ा अच्छे से मोटिवेट रहे और चीजों को सीखे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बेस्ट आंसर आपको अपना सिलेक्ट करना है। तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं वन बाय वन। बाय इंड्यूसिंग द एंजाइटी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये है, बाय इंड्यूसिंग द एंजाइटी एंड फियर, यानी कि बच्चे के अंदर आप एक तरह से टेंशन भर दीजिए, उसे डरा दीजिए कि भाई तुझे ये तो पढ़ना है, तुझे ये तो सीखना है। ठीक है, इस तरह से आप मोटिवेट करिए कि भाई तुझे उसे टेंशन में डाल दीजिए कि भाई बेटा ये तो तुझे तो भाई ये तो काम करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, इसे नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना ढकना। इस तरह से बच्चे के अंदर डर क्रिएट कर दीजिए, फियर क्रिएट कर दीजिए, तब जाके बच्चा अच्छे से मोटिवेट हो जाएगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छे से किसी चीजों को सीखेगा। अच्छा, दूसरा आपसे बोला गया बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट,
कि बच्चे को एक तरह से प्रतिस्पर्धा बना दो, उसके अंदर कॉम्पिटिटिव फीलिंग भर दीजिए दो बच्चों के अंदर कि भाई ये तुझे तो करना नहीं तो वो आगे चला जाएगा, वो वैसे यानी कि वो बच्चा आपस में कंपटीशन करने लग जाए, इस तरह का इन्वायरमेंट आपको क्रिएट कर देना चाहिए। ठीक है, कि बच्चा एक दूसरे से फाइट करने लग जाए पढ़ाई को लेकर के, मुझे करना है मुझे करना है, इस तरह का मन में एक विचार आने लग जाए बच्चों के अंदर, कुछ इस तरह की भावना अगर आप डेवलप कर देते हैं तो ये बेस्ट वे है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सी ऑप्शन आपके पास है, बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग द इंडिविजुअल गोल एंड देयर मास्टरी। अच्छा इसमें ये बोला जा रहा है कि आप अगर किसी बच्चे को चाहते हैं कि वो इंटरनली मोटिवेट रहे और खुद से चीजों को सीखने में मतलब हरदम इंटरेस्ट क्रिएट रहे, उसके अंदर बना रहे, मोटिवेटेड बना रहे इस चीज के लिए, तो आप ये कर सकते हैं हर बच्चे के हिसाब से उसका एक इंडिविजुअल बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसे उस तरह से मोटिवेट करिए कि बेटा ये आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आपके अंदर ये टैलेंट है आपका। हर बच्चे को इस तरह से आप थोड़ा सा बातचीत करके उसका एक इंडिविजुअल गोल सेट करिए कि बेटा आप इतना तो कर ही सकते हो, ये करो पहले, फिर वो करो, फिर ये अचीव करो, स्टेप बाय स्टेप उसको बताइए और उस हिसाब से उसको बोलिए कि भाई ये गोल सेट करो और फिर उस गोल को सेट करने के बाद उसमें मास्टरी करो, यानी कि उसको अचीव करो। अगर आप ऐसे बोलते हो तो ये सबसे बेस्ट मोटिवेशन तरीका है। अच्छा लास्ट देखते हैं डी ऑप्शन क्या है, तो डी ऑप्शन में आपसे बोला गया है बाय ऑफरिंग टेंजिबल रिवॉर्ड सच एज टॉफी। अच्छा उसको क्या करिए, इस तरह से बोलिए बच्चों को हरदम कि भाई आपको टॉफी दी जाएगी, कोई इस तरह से लुभाने वाली चीजें कि टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें अगर आप बच्चे को बोलते हैं तो वो ज्यादा मोटिवेटेड रह सकता है पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो जो बेस्ट आंसर इसका है इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बेस्ट आंसर है कि बेस्ट वे जो एज ए टीचर आप यूज करते हैं बच्चे को मोटिवेट करने के लिए वो है सी। क्यों कि इसके अंदर आप वन बाय वन इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस किया है आपने, उसके बैकग्राउंड के ऊपर, उसके स्किल के ऊपर, उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर, उस हिसाब से हर बच्चे का आपने जो एक गोल बनाया है और फिर उसे मोटिवेट किया कि उस गोल को वो अचीव करे। यानी कि जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया सी, हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में है आपके पास, इन एलिमेंट्री क्लासरूम इफेक्टिव टीचर शुड एम एट द स्टूडेंट टू बी मोटिवेटेड। अच्छा सबसे पहले जो टर्म एलिमेंट्री है मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं आपसे, तो आज भी बताऊंगा कि एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। एलिमेंट्री जब भी बात टर्म यूज होता है तो इट मीन से क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि मतलब जैसे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 में जो भी आप क्लासेस यूज करते हैं टीचिंग के लिए, ठीक है, दोनों ही की बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा तो आप चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया इन एलिमेंट्री क्लासरूम इफेक्टिव टीचर शुड एम एट द स्टूडेंट टू बी मोटिवेटेड, कि एलिमेंट्री क्लासरूम के अंदर टीचर का एम ये होना चाहिए कि भाई बच्चे मोटिवेट रहे। कैसे, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर डिस्कस करते हैं क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, टू लर्न सो डेट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक। अच्छा आप इसके लिए बेस्ट तरीका ये कर सकते हैं इसके अंदर कि बच्चे को इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि वो मतलब बच्चा जो है लर्निंग के ऊपर क्यूरियस हो जाए, मतलब कि उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करते हैं कि भाई आप तो सीखना है, और बच्चा काफी इतना इंटरेस्टेड हो जाए पढ़ाई की तरफ, इतना मोटिवेटेड हो जाए कि वो ये भी भूल जाए कि वो सिर्फ इतना कि वही पढ़ सकता है, खुद के अपने लेवल पे पढ़ना वो शुरू कर दे, मतलब इतना एक तरह से बच्चा पढ़ाई से प्यार करने लग जाए, भूल जाए टीचर वीचर पेरेंट्स किसी को कोई लेना देना नहीं, बच्चा खुद से ही पढ़े जो भी पढ़े, मतलब वो बाकी दूसरों की इंपॉर्टेंस देना छोड़ दे। तो ये ऑप्शन आपको ए में बोला गया है। अच्छा बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में आपसे बोला गया टू रेट मेमोराइज सो डेट दे बिकम ए गुड एट रिकॉल, कि मतलब बच्चे को आप इस तरह से तैयार कर दीजिए कि बच्चा उस चीजों को मेमोराइज करना शुरू कर दे, और जब उसकी जरूरत हो, ठीक है, जब उसकी जरूरत हो तो उसे क्या नाम है रिकॉल कर सके। तो इस तरह से आप बच्चे को तैयार कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट ये बोला गया है कि टीचर का एम क्या होना चाहिए, बाय यूजिंग द पुनिटिव मेजर सो डेट दे रिस्पेक्ट टीचर। अच्छा एज ए टीचर आपको ये करना चाहिए, आपको उसको पनिश कर देना चाहिए, पनिश करते रहना चाहिए, ताकि वो उसके अंदर एक डर पैदा हो जाए कि हाँ भाई आप मतलब पनिशमेंट देते हैं इसलिए उस बच्चा पढ़ने लग जाए, आपके डर के मारे आपकी रिस्पेक्ट भी करे और फिर पढ़ाई करने लग जाए। ये ऑप्शन सी बोला गया आपसे। अच्छा डी ऑप्शन में जो आपसे बोला गया उसको थोड़ा देखते हैं। इसके अंदर ये बोला है टू परफॉर्म सो डेट दे गेट द गुड मार्क्स इन एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन। मतलब बच्चों को आप इस तरह से बोलिए कि भाई अच्छा करो, मतलब अच्छे से पढ़ो, अगर आपको अच्छे से पढ़ोगे तब जाके लास्ट में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये बोल करके आप बच्चे को मोटिवेट करिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 4 स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा, चारों स्टेटमेंट के हिसाब से अगर डिस्कस करें तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में था कि बच्चा इसमें यही भूल जाए, बाकी और कोई
टीचर को ध्यान ना दे, मतलब किसी और की वैल्यू समझे नहीं, ठीक है। लर्निंग वो अपने लेवल पे अपने लेवल पे ही पढ़ना से सूख जाए और बाकियों के विचारों और चीजों को महत्व ना दे। तो इस हिसाब से तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया, इसके ऊपर हम बात नहीं कर पाए। ये बेस्ट वे नहीं है मोटिवेट करने का। अच्छा, सेकंड में बोला गया आपसे, सेकंड में जैसे बोला गया कि बच्चा चीजों को मेमोराइज इस तरह से करे जब उसकी जरूरत हो उसको रिकॉल कर सके, ठीक है। ये एक तरह से रट्टा नहीं मारना है इसके अंदर, मतलब चीजों को इस तरह से याद कर ले कि इस तरह से सीख जाए कि भाई कि जब उस चीज की जरूरत हो तो उस चीज को रिकॉल कर सके, ठीक है। तो यानी कि चारों के हिसाब से अगर मैं चलूं तो चारों के हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब इसमें इस तरह से बच्चा चीजों को मेमोराइज करे कि जब उसकी जरूरत हो उसे रिकॉल कर सके, ये बेस्ट वे है मोटिवेट करने का। और थर्ड क्यों नहीं है? थर्ड पनिशमेंट को हम यूज नहीं कर सकते इसलिए गलत हो गया। अच्छा, फोर्थ क्यों नहीं है? फोर्थ इसलिए नहीं है कि फोर्थ के अंदर जैसे इसमें बोला कि बच्चा को आप मोटिवेट मार्क्स के लिए, सिर्फ मार्क्स ले आना और अच्छी रैंक हासिल करना एजुकेशन का टारगेट नहीं होता है, ठीक है। मार्क्स के हिसाब से आप बच्चे को रेट हरदम मत करिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ मार्क्स लेने के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करता, ठीक है। उसके अंदर जो उसके बिहेवियर में भी चेंज आना चाहिए, ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब जो भी आप उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो चीज आप वो मेमोराइज करा रहे हैं, मेमोराइज का मतलब जो वो उसके बिहेवियर में जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, जब उसकी जरूरत है बच्चों को तब वो उस चीज को अपने डेली लाइफ में यूज कर सके, ठीक है, रिकॉल कर सके उस चीज को, तो वो बेस्ट तरीका होगा, लर्निंग का बेटर आउटपुट हो सकता है। यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। अच्छा, एक स्कूल के अंदर जो एक बेस्ट स्कूल कह लीजिए, स्कूल के अंदर जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस जो की जानी चाहिए वो इन चारों में से कोई एक है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, कि ऐसा स्कूल होना चाहिए, स्कूल सबसे बेस्ट स्कूल वो है जहां पे क्या मतलब कांस्टेंट, मतलब चलता रहना चाहिए इवैल्यूएशन, मतलब कंपैरेटिव, कि बच्चों के अंदर कंपैरिजन करके उसमें क्या बोलते हैं, लगातार उसके अंदर इवैल्यूएशन बच्चे का होता रहना चाहिए थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अच्छा, मतलब जितना ज्यादा इवैल्यूएशन होता है बच्चे का वो सबसे बेस्ट स्कूल है। अच्छा, दूसरा ये बोला कि कॉर्पोरल पनिशमेंट। अच्छा, बेस्ट स्कूल की डेफिनेशन इसमें ये बताया जा रहा है कि जहां पे कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलती है वो स्कूल सबसे बेस्ट स्कूल है। अच्छा, कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब है मार पिटाई, जो बच्चे को सजा वजा मिलती है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सी में आपसे बोला जा रहा है कि ऐसा सबसे बेस्ट स्कूल वो है जो कि फोकस करता है इंडिविजुअलाइज लर्निंग, यानी कि हर एक बच्चे के को ध्यान में रखे, उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान रखे, बच्चे की जरूरत को ध्यान में रखे, कि मतलब इंडिविजुअल फोकस करके जो बच्चे को सिखाया जाता है जहां पे, वो सबसे बेस्ट स्कूल है। अच्छा, लास्ट देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन जो आपके पास है डी, जिसमें बोला कि कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, मतलब ऐसा क्लासरूम इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना चाहिए जो करता है स्कूल, जहां पे क्या नाम है, एक तरह से कंपटीशन होता है कि मुझे ज्यादा नंबर लाने, मुझे फर्स्ट आना है वगैरह, मुझे टॉप करना है, इस तरह का जहां पे क्लासरूम होता है जिस स्कूल में, वो सबसे बेस्ट स्कूल होता है। अच्छा, तो अब आंसर जान लेते हैं। मेरे हिसाब से आंसर, बेस्ट आंसर क्या है, तो इसका जो बेस्ट आंसर आप कह सकते हैं, जैसे आप भी अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो बेस्ट आंसर इसका है सी। क्यों सी? इसलिए क्योंकि बच्चों को हम इंडिविजुअल फोकस कर रहे हैं, एक वन बाय वन एक एक बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ध्यान हम इस मेथड से अगर हम टीचिंग होती है जिस स्कूल में, वो स्कूल बेस्ट है। यानी कि हम एक एक बच्चे वो इंडिविजुअल फोकस जहां पे करेंगे, वो सबसे बेस्ट वे होगा टीचिंग का, बेस्ट वे होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का होने का। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर वो हो जाएगा सी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेफलोडिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसीड फ्रॉम, कि मतलब जैसे डेवलपमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा है, डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है, तो उसमें से डेवलपमेंट में एक स्टेज या एक प्रिंसिपल अगर जो हमारा वो होता है सेफलोडिकल प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल को ध्यान में रख करके आपके पास ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उस 4 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर बेस्ट आंसर क्या हो सकता है आप एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताता हूँ। तो जैसे फर्स्ट की बात करते हैं, ए, इसमें बोला कि ये जो प्रोसेस होता है इस डेवलपमेंट इस प्रिंसिपल के अंदर, वो ये होता है कि जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, कि पहले जनरल चीजें होती है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक चीजें होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये बोला गया है कि इस प्रिंसिपल के अंदर ऐसा होता है कि डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन होता है, कि पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद उनको इंटीग्रेट यानी कि उनको जोड़ते हैं, ये बोला गया है। अच्छा, नेक्स्ट बोला कि इस डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है हेड टू टो, यानी कि सर से
टॉय की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ विकास का प्रक्रिया संपन्न होती है। अच्छा, लास्ट में ये बोला गया है कि डी ऑप्शन में बोला गया कि इसमें रूरल टू अर्बन, की इसके अंदर रूरल चीजें पहले डेवलप होती है, बाद में अर्बन चीजें डेवलप होती है। तो जैसे अगर आपने डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ठीक से पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसका करेक्ट आंसर है वो है जिसका क्या नाम है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया सी, यानी कि हेड टू टो, कि बच्चे का जो विकास होता है सर से नीचे की तरफ, सर से पैर की तरफ होता है। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अच्छा, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। प्याजे की थ्योरी के ऊपर भी बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। टीचिंग मेथड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को देख करके आपके बहुत सारे डाउट्स जो होते होंगे वो सारे डाउट्स आपके काफी क्लियर हो सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे देख करके उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे प्रिपरेशन के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वीडियो जरूर देखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड परटेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि ये चारों में से सबसे जो सेंसिटिव टाइम है जब बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, यानी कि भाषा के विकास के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो ये इन चारों में से कौन सा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहले आपसे बोला गया फिर पेरेंटल पीरियड जो होता है वो सबसे ज्यादा मतलब यूजफुल हो या सबसे बेस्ट टाइम होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। सेकंड बोला गया मिडिल चाइल्डहुड पीरियड जो होता है, ये मतलब चाइल्डहुड में जो मिडिल स्टेज जो आता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, नेक्स्ट बोला है कि जो अडल्टहुड, यानी कि जब बच्चा अडल्ट की तरफ अडल्ट बनता है तब बच्चे के अंदर लैंग्वेज का सबसे ज्यादा विकास, जो भाषा का विकास जो होता है वो अडल्टहुड के अंदर आता है। अच्छा, लास्ट में बोला गया जो डी ऑप्शन है उसमें आपसे बोला कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो होता है, कि जब बच्चा चाइल्डहुड पीरियड में आता है, यानी कि प्रारंभिक काल में जो आता है, उसके अर्ली डेज में जब आता है, जब बच्चा बालपन में आता है, सबसे जो अर्ली डेज होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट के, यानी विकास, भाषा के विकास के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ, डेवलपमेंट जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होता है उसके अंदर एक भाषा विकास भी उसका एक टाइप है। तो बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है डी, यानी कि जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाए। यानी कि जो अर्ली स्टेज जो होता है, यानी कि जब बच्चे का विकास होना शुरू होने की जो प्रक्रिया जो चल रही होती है, जिसके अंदर जो बाल्यपन आता है, यानी कि जो बच्चे का चाइल्डहुड पीरियड आता है, जब उसके जो स्टार्टिंग डेज होते हैं, यानी कि स्कूल से आने से पहले, जब यानी कि 3 से 4 साल आप बोल सकते हैं, रफली बोल सकते हैं, तो वो जो स्टेज होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है कि बच्चे के अंदर कि वो नए नए शब्दों को सीखना, और ये 2 से 3-4 साल का जो पीरियड होता है, तो उस टाइम बच्चा लोगों को देख करके, उनको ऑब्जर्व करके शब्दों को रट्टा लगाता है, फिर उसको खुद बोलता है। तो ये जो टाइम होता है सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है, तो जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, आज इतना ही है इस वीडियो में। कल फिर मिलते हैं, कल शाम को फिर से इसी टेस्ट सीरीज के अंदर जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट, केवीएस, डीएसएसबी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन की। वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड या टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड और भी कुछ अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियो के लिंक दिए हैं जो आपको इस एग्जाम, इन सब टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड जो आपकी प्रिपरेशन है उसको जरूर बूस्ट करेगी, तो उसे देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है उसको लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।